हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है श्री श्याम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने धनराज दहिया। आज का न्यू चैप्टर बायोलॉजी का कक्षा 12 एनसीईआरटी जैव विविधता एवं संरक्षण चैप्टर के बारे में हम लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी देखेंगे जो आपकी बोर्ड कक्षा के साथ-साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हेल्पफुल हो सकते हैं, फायदेमंद हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जैव विविधता एवं संरक्षण यानी कि बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे? जैव विविधता और जैव विविधता के संरक्षण। तो चलिए फिर, यदि दूर स्थित आकाश गंगा से कोई अनुग्राही एलियन आया हुआ हमारे ग्रह पृथ्वी पर भ्रमण करे, तब सबसे पहले जो बात उसको अचंभित करेगी वह शायद हमारे जीवन की अति विशाल विविधता होगी। हम मानव के लिए भी ग्रह पर उपस्थित जीवित विभिन्न जातियां स्पीशीज जिनके साथ हम रहते हैं, हम आश्चर्यचकित किए बिना नहीं छोड़ती। सामान्य मनुष्य मुश्किल से विश्वास करेगा कि हमारी पृथ्वी पर 20,000 से भी अधिक चींटों की जातियां हैं। 20,000 से भी अधिक चींटों की जातियां और 3 लाख से भी अधिक बीटल यानी कि भृंग की जातियां देखने को मिलती है। 28,000 मत्स्य जातियां देखने को मिलती है। उनके साथ 20,000 से अधिक अधिपादप यानी कि आर्किडिक की जातियां देखने को मिलती है। पारिस्थितिक विविधता जैव विकास वैज्ञानिक इस विविधता के महत्व को कुछ आवश्यक प्रश्न पूछकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि इतनी विभिन्न जातियां क्यों हैं? क्या ये महान विविधता पृथ्वी के इतिहास में पहले से उपस्थित थी? ये सब विचित्र कहाँ से आई? जीवमंडल के लिए ये विविधता क्यों है और कैसे महत्वपूर्ण है? यदि ये विविधता कम होती है तो क्या जीवमंडल का कार्य अलग होता है? मानव जीवन इस विविधता से किस प्रकार लाभान्वित है? नेक्स्ट टॉपिक है जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी। हमारे जैव मंडल में न केवल जाति स्पीशीज स्तर पर वरन जैवीय संगठन के सभी स्तर पर कोशिकीय के वहत अणु से लेकर जीवोम बायोम तक बहुत विविधता मिलती है। जैव विविधता शब्द सामाजिक जीव वैज्ञानिक एडवर्ड विल्सन द्वारा जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर उपस्थित विविधता को दर्शाने के लिए प्रचलित किया गया था। इसमें से अति महत्वपूर्ण बिंदु है आनुवंशिक विविधता यानी कि जेनेटिक्स डाइवर्सिटी। एक जाति आनुवंशिक स्तर पर अपने वितरण क्षेत्र में बहुत विविधता दर्शा सकती है। हिमालय की विभिन्न श्रेणियों में उगने वाला औषधीय पादप राउफोलिया पोमेटोरिया की आनुवंशिक विविधता उसके द्वारा उत्पादित सक्रिय रासायन रेसरपिन की क्षमता सांद्रता से संबंधित हो सकती है। भारत में 50,000 से भी अधिक आनुवंशिक रूप से भिन्न धान की जातियां और 1,000 से भी अधिक आम की जातियां देखने को मिलती है। जातीय स्पेसिफिक विविधता, यह भिन्नता जातीय स्तर पर ये उदाहरण पश्चिमी घाट की उभयचर जातीय की विविधता पूर्वी घाट से अधिक है। पारिस्थितिक यानी कि इकोलॉजिकल विविधता, ये विविधता पारितंत्र पर जैसे कि भारत के रेगिस्तान, वर्षा वन, ग्रोन, मैग्रोन, प्रबल भित्ति, कोरल रीफ, अर्द्रभूमि, ज्वालामुख, एरियोस तथा एल्पाइन शार्दुल मिडोज की पारितंत्र विभिन्नता स्कैंडिनेवियन देश के नारों से भी अधिक है। प्राकृतिक इस समृद्ध जैव विविधता को एकत्रित होने में विकास के लाखों वर्ष लगेंगे, लेकिन जातीय संस्कृति यदि किसी दर से जारी रही तब हम इस संवाद को भी 2 शताब्दी से भी कम समय में खो सकते हैं। आजकल संसार के अधिकतर लोगों के लिए इस ग्रह पर हमारा जीवन तथा रखरखाव के लिए जैव विविधता एवं संरक्षण एक अति आवश्यक और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय मुद्दा बना है। नेक्स्ट टॉपिक है पृथ्वी तथा भारत में कितनी जातियां देखने को मिलती है यानी कि स्पीशीज। अब तक खोजी गई नामित जातियों के प्रकाशित सच एक तथ्य से हम जानते हैं कि आज तक कितनी जातियां अंकित की गई है, लेकिन पृथ्वी पर कितनी जातियां, इस प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं है। IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज 2004 के अनुसार अब तक दर्शाई गई जंतु व पादों की कुल संख्या 1.5 मिलियन से भी अधिक है, लेकिन हम ये ज्ञात नहीं है कि अब अभी तक कितनी जाति की खोज तथा वाक्य शेष है। आंकलन में बहुत विभिन्नता तथा उनमें से कुछ शैक्षणिक अनुमान मात्र है कि वर्गीकृत समूह की जातियां की खोज उष्ण कटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल देशों के उपोष्ण शीतोष्ण टेम्परेट देशों से अधिक पूर्ण है।
ये सोचकर कि प्रबल रूप से उष्णकटिबंधीय आकलन में बहुत यहाँ पे थे हम। यह सोचकर कि प्रबल रूप से उष्णकटिबंध की बहुत सी जाति की खोज शेष है, वैज्ञानिकों ने गहन रूप से अध्ययन किए गए कीटों के समूह की उष्णकटिबंधीय व शीतोष्ण जातियों की संख्या की तुलना कर उनके परिणाम के अनुपात को जंतु पादप में अनुमानित कर पृथ्वी की कुल जातियों का आकलन किया। इस कुछ चरम आकलन की पारस 20 से 25 मिलियन है, लेकिन रॉबर्ट मे द्वारा दिए गए एक आधुनिक संतुलित तथा वैज्ञानिक रूप से शुद्ध आकलन वैश्विक जातीय विविधता को लगभग 7 लाख यानी कि 7 मिलियन तक मानता है। आइए पृथ्वी की जैव विविधता के कुछ रोचक पहलू को वर्तमान में उपलब्ध जातीय सूचियों के आधार पर देखें। सभी आंकलित जातियों में से 70% से अधिक जंतु, जबकि शैवाल, कवक, बायोफाइटा, आवर्तबीजी, अनावर्तबीजियों जैसे पादपों को मिलाकर 20% से अधिक नहीं है। जंतु में कीट सबसे अधिक समर्थ जातीय वर्ग समूह है, जो संपूर्ण जातियों के 70% से अधिक है। इसका अर्थ ये है कि इस ग्रह में प्रत्येक 10 जातों में से 7 कीट है। उन कीटों की इस अत्यधिक विविधता को हम कैसे समझाएं? संसार में कवक जातियों की कुल संख्या मछली, उभयचर, एम्फीबिया यानी कि सरीसृप, रेप्टाइल तथा स्तनधारियों में मैमल्स से अधिक है। चित्र 13.1 में कुछ मुख्य वर्ग टैक्सों की जातियों के जैव विविधता को दर्शाया गया है। ये देखो डायग्राम। आकेशु की अन्य प्राणियों की संख्या इतनी है, और क्रस्टेशिया और मोलस्का कीट की सबसे ज्यादा जातियां देखने को मिलती है आकेशुरुकी में, और केसुरुकी में सबसे ज्यादा मछलियों की जातियां देखने को मिलती है, और स्तनधारी पक्षी, सरीसृप और उभयचर की थोड़ी कम देखने को मिलती है। वही बात करें प्लांट में सबसे ज्यादा कवक की जातियां देखने को मिलती है, और फरन की सबसे कम, आउटबीजों की ज्यादा, लाइकन की कम, शैवाल की थोड़ी ज्यादा और मोसेस की थोड़ी कम। ऐसे क्वेश्चन मान सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम। चित्र 13.1 वैश्विक जैव विविधता का प्रतिनिधित्व केसुरुकी तथा पादप जाति के वर्गों की अनुमानित संख्या है। ये बात ध्यान में होनी चाहिए कि ये आकलन प्रोकैरियोटिक की संख्या नहीं बताता। जैव वैज्ञानिक को ये पक्का विश्वास नहीं है कि प्रोकैरियोटिक जातियों की संख्या कितनी हो सकती है। समस्या ये है कि पारंपरिक वर्गीकरण के तरीके सूक्ष्म जीव को पहचानने के लिए उचित नहीं है, तथा बहुत सी जातियां प्रयोगशाला में संवर्धन योग्य नहीं है। यदि इन जातियों को समझने के लिए जैव, रासायनिक अथवा आणविक तरीके अपनाते हैं, तब इनकी विविधता लाखों में पहुंच सकती है। यद्यपि भारत का भूमि क्षेत्र विश्व का केवल 2.4% है, लेकिन इसकी वैश्विक जातीय विविधता 8% है। यही कारण है कि संसार में 12 महाद्वीप देश में से भारत एक है। इंपोर्टेंट यहाँ से लाइन। भारत में लगभग 45,000 पादप जातियां, इससे 2 गुना से अधिक जंतु जातियां अभिलिखित किया जाता है। वास्तव में अभी कोई जीवित जातियों की खोज तथा उनका नाम दिया जाना शेष है, तथा रॉबर्ट मे के वैश्विक आकलन को स्वीकार करें तब अभी तक कुल 22% जातियों की खोज हुई है। इस अनुपात से भारत की विविधता का आकलन करें तो 1 लाख से अधिक पादप और 3 लाख से भी अधिक जंतु की खोज है, वर्णन होना शेष है। क्या हम कभी अपने देश की संपूर्ण जैविक संबंधों की खोज कर सकेंगे? सोचिए, इस कार्य को पूर्ण करने के लिए कितनी प्रशिक्षित मानव शक्ति, वर्ग की विविध तथा समय की आवश्यकता होगी। ये स्थिति और भी अधिक भयावह हो सकती है जब हम महसूस करते हैं कि बहुत सी जातियां खोज करने से पहले ही विलुप्त हो रही है। तो प्राकृतिक जैविक पुस्तकालय उसमें संग्रहित पुस्तकों शीर्षकों की सूचीबद्ध करने से पहले ही विनष्ट हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है जैव विविधता के प्रतिरूप यानी कि पैटर्न। इसके पहला पॉइंट है अक्षांशीय प्रवणता। जंतु व पादपों की विविधता संपूर्ण विश्व में समान न होकर असमान वितरण दर्शाती है। बहुत सी जंतु व पौधों के समूह से रोचक विविधता मिलती है, जिसमें मुख्य रूप से अक्षांशों में विविधता और में क्रमबद्ध प्रवणता उतार चढ़ाव है। सामान्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जातीय विविधता घटती है, क्योंकि वह ठंडा इलाका होता है दोस्तों, इसलिए जातीय घटती है। केवल कुछ ही अपवादों को छोड़कर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी कि अक्षांशीय सीमा 23.5 डिग्री से उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण तक शीतोष्ण व ध्रुव प्रदेश से अधिक जातियां पाई जाती है।
भूमध्य रेखा के समीप स्थित कोलंबिया में 1400 पक्षी जाति देखने को मिलती है, जबकि न्यूयॉर्क जो 41 डिग्री उत्तर में है, यहाँ पर 105 पक्षी जातियां देखने को मिलती है, और ग्रीनलैंड के 31 डिग्री उत्तर में केवल 56 पक्षी की जातियां देखने को मिलती है। भारत की बात करें तो भारत में इसका अधिकतर भूभाग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। यहाँ 1200 से अधिक पक्षी जातियां इक्वाडोर के उष्ण कटिबंध के वन क्षेत्र में, जैसे कि इक्वाडोर सवानी पौधों की जातियां यूएस के माध्यम पश्चिमी में स्थित शीतोष्ण क्षेत्र के वनों से 10 गुना अधिक है। वही बात करें हम दक्षिणी अमेरिका के अमेज़न उष्ण कटिबंध वर्षा वन की जैव विविधता पृथ्वी से भी अधिक है, सबसे अधिक है। यहाँ पर 40,000 से पादप जातियां हैं, और 3,000 से भी मत्स्य, और 1300 से पक्षी, और 427 से भी स्तनधारी, और 427 से उभयचर, 378 सरीसृप तथा 1,25,000 से अधिक आकर्षक की जातियों का आवास है। ये डाटा आपको याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट डाटा है, आप यहाँ से नोट्स बना सकते हो। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इन वर्षा वनों में अभी कम से कम 2 लाख कीटों की जाति की खोज पहचान शेष है, यानी कि बची हुई है। उष्ण कटिबंध क्षेत्र में ऐसा एक क्या विशेष है जिसके कारण उसमें सबसे अधिक जैव विविधता, यानी कि पारिस्थितिक तथा जैव विकासविदों ने बहुत सी परिकल्पना की है, जिनमें से कुछ मुख्य निम्न है। जाति उद्भवन यानी कि स्पेसिएशन आमतौर पर समय का कार्य है। शीतोष्ण क्षेत्र में प्राचीन समय से बार बार हिमानंद ग्लेशिएशन होता है रहा है, जबकि उष्ण कटिबंध क्षेत्र लाखों वर्ष से अपेक्षाकृत अबाधित रहा है। इसी कारण जाति विकास तथा विविधता के लिए बहुत सा समय मिला है। उष्ण कटिबंध पर्यावरण शीतोष्ण पर्यावरण से भिन्न तथा कम मौसमी परिवर्तन दर्शाता है। ये स्थिर पर्यावरण निकेत विशिष्टकरण को प्रशोहित करता रहा है, जिसकी वजह से अधिक जाति विविधता हुई है। उष्ण कटिबंध क्षेत्र में उष्ण कटिबंध क्षेत्र से अधिक सौर ऊर्जा उपलब्ध है, जिससे उत्पादन अधिक होता है, जिससे परोक्ष रूप से अधिक जैव विविधता होती है। क्योंकि उष्ण कटिबंध क्षेत्र में सूर्य की प्रकाश सीधी धरती पर पड़ती है, यानी कि पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे जाति विविधता ज्यादा देखने को मिलती है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जातीय क्षेत्र संबंध। जर्मनी के वाहन प्रकृति विधि यानी कि भूगोल शास्त्री अलेक्जेंडर वॉन हॉबलेट ने दक्षिण अमेरिका के जंगल के गहन अन्वेषण के समय दर्शाया कि कुछ सीमा तक किसी क्षेत्र की जातीय समृद्धि के अन्वेषण क्षेत्र की सीमा बढ़ाने के साथ बढ़ती है, यानी कि वास्तव में जातीय समृद्धि और वर्गों की अनावर्ती बीजी पादप पक्षी चमगादड़ अलवणीय जलीय मछलियों की व्यापक किस्मों के क्षेत्र के बीच संबंध आयताकार अति वर्वलय रेक्टेंगुलर हाइपरबोल होता है। चित्र 13.2 में दर्शाया गया है। लघु गणक पैमाने पर यह संबंध एक सीधी रेखा दर्शाता है। लघु पैमाने यानी कि ये, और ये इसका डायग्राम इस तरह से बंधा जाती होगा। लघु गणक पैमाने पर यह संबंध एक सीधी रेखा दर्शाया गया है, जो कि निम्न समीकरण द्वारा है। log s log c प्लस log z a, जहां पर log s का मान होता है, सॉरी x फुल फॉर्म होती है जातीय समृद्धि, और एक होता है क्षेत्र यानी कि एरिया, और z का होता है रेखीय ढाल। z इसका मान होता है रेखीय ढाल। c बराबर y यानी कि अत्यखंड इंटरसेप्ट। पारिस्थितिक वैज्ञानिकों ने बताया कि z का मान 0.1 से 0.2 पारस होता है। इंपोर्टेंट लाइन है। भले ही वर्गीकृत समूह अथवा क्षेत्र जैसे कि ब्रिटेन के पादप, कैलिफोर्निया के पक्षी व न्यूयॉर्क के मोलस्का कुछ भी हो, समक्षण रेखा रिग्रेशन लाइन की ढलान आश्चर्यजनक रूप से एक जैसी होती है। लेकिन यदि हम किसी बड़े समूह जैसे कि संपूर्ण महाद्वीप के जातीय क्षेत्र संबंध का विश्लेषण करते हैं, तब ज्ञात होता है कि समक्षण रेखा की ढलान तीव्र रूप से तिरछी होती है। यानी कि z का मान की बात करें तो z का मान की पारस 0.6 से 1.2 होता है। उदाहरण विभिन्न महाद्वीपों के उष्ण कटिबंध वनों के फलाहारी पक्षी तथा स्तनधारियों की रेखा की ढलान 1.15 है। इस संदर्भ में तिरछी खड़ी ढलान का क्या अर्थ है? नेक्स्ट पॉइंट, जातीय विविधता का पारितंत्र में महत्व इंपोर्टेंट है। क्या किसी समुदाय में जातियों की संख्या पारितंत्र के कार्यों को वास्तव में प्रभावित करती है? ये ऐसा प्रश्न है
इसका पारिस्थितिकविद उचित उत्तर नहीं दे पा रहा है। बहुत सी दर्शकों को पारिस्थितिकविदों का विश्वास था कि जैसे समुदाय में अधिक जातियां होती है, वहाँ पारितंत्र कम जाति वाले समुदाय से अधिक स्थिर रहता है। एक एक जैवी समुदाय के लिए सटीक स्थिरता क्या है? एक स्थिर समुदाय की उत्पादकता में साल दर साल अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। ये समय-समय पर आने वाली प्राकृतिक व मानव निर्मित बाधाओं को रोकने वाला है। विदेशी एलियन जातियों के आक्रमण को रोकने वाला भी होना चाहिए। हम नहीं जानते कि गुण जातीय समृद्धि से किसी प्रकार संबंधी है, लेकिन डेविड डेलमैन द्वारा प्रयोगशाला के बाहर के भूखंडों पर लंबे समय तक पारितंत्र इकोसिस्टम के प्रयोग इस बारे में कुछ पारंपरिक उत्तर देते हैं। टिलमैन ने पाया कि भूखंडों ने जिन पर अधिक जातियां थी, साल दर साल कुछ जैव भार में कम विभिन्नता दर्शाई। उन्होंने अपने प्रयोगों में भी दर्शाया कि विविधता में वृद्धि और उत्पादकता बढ़ती है। यद्यपि हम पूर्ण रूप से ये नहीं जानते कि कैसे जातीय समृद्धि पारितंत्र अच्छा बनाए रखने में सहयोग प्रदान करती है। यहाँ ये समझते हैं कि महसूस करते हैं कि समृद्ध जैव विविधता केवल अच्छे पारितंत्र के लिए ही आवश्यक नहीं है, बल्कि इस ग्रह पर मानव जीवन की जीवित रेखा रखने के लिए भी आवश्यक है। इस समय जब हम जातीय को भयावह गति से खो रहे हैं, तब प्रश्न उठता है कि यदि कुछ जातियां लुप्त हो जाए, तो क्या वास्तव में इसका हम पर कोई प्रभाव पड़ेगा? यदि पश्चिमी घाट के पारितंत्र वृक्षों पर पाए जाने वाले मेंढक की जाति हमेशा के लिए विलुप्त हो जाए, तब क्या वहां को पारितंत्र कम क्रियाशील होंगे? यदि पृथ्वी पर 20,000 चींटियों की जातियों के स्थान पर केवल 15,000 जाति ही रहे, तब हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? ये कुछ फैक्ट है। इन सीधे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है भाई, लेकिन स्टैनफोर्ड के पारिस्थितिकविद पॉल एहरलिच द्वारा प्रयोग की गई रिवेट पॉपर परिकल्पना, यानी कि रिवेट पॉपर परिकल्पना से हम एक सही विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। एक उदाहरण की माफी है, एक वायुयान यानी कि जो हवाई जहाज होती है, एक वायुयान जिसको पारितंत्र के हजारों रिवेट यानी कि जो नट होते हैं ना, जाति द्वारा सभी भागों को जोड़ा जाता है। यदि वायुयान का हर यात्री अपने साथ एक रिवेट किलर को ले जाने लगे, तो जाति विलुप्त का कारण है। तब प्रारंभ से जहाज की सुरक्षा प्रभावित नहीं होगी, लेकिन यदि हम अधिक रिवेट हटा लिए जाए, तब कुछ समय बाद जहाज खतरनाक रूप से कमजोर हो जाएगा। साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि कौन सा रिवेट हटाया गया है। जहाज के पंख का रिवेट हटाना हवाई जहाज की दृष्टि से जहाज के अंदर सीट व खिड़कियों के रिवेट हटाने से अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ जहाज के पंख के रिवेट को परितंत्र की मुख्य जाति की तुलना की गई है। एक एग्जाम्पल दिया है वैज्ञानिक ने। अब हम देखेंगे जैव विविधता की क्षति, यानी कि जो हानि हुई है जैव विविधता में, बायोडायवर्सिटी में। जबकि ये संदेहपूर्ण है कि क्या जाति उद्भवन द्वारा कुछ नई जाति पृथ्वी की जाति में सम्मिलित होती है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनकी निरंतर हानि होगी। हमारे ग्रह पर जैव संबंध भंडार में तेजी से हानि हो रही है। इसके लिए मानव क्रियाकलाप मुख्य कारण है। मानव द्वारा प्रशांत उष्णकटिबंधीय द्वीपों पर आवासीय बस्तियां स्थापित करने से वहां के मूल पक्षियों की 2000 से भी अधिक जातियां विलुप्त हो गई है। आईसीएन के अनुसार, यानी कि लाल सूची डाटा के अनुसार 2002 के सर्वे के अनुसार पिछले 500 वर्ष में से 784 जातियां 338 आके शुरू की 359 आके शुरू की तथा 87 पादप लुप्त हो गई है। नई विलुप्त जातियों की मॉरिशस की टोडो, अफ्रीका की केवगो, ऑस्ट्रेलिया की थाईलेसिन, रूस की एस्टोनियन समुद्री गाय, वेबाली, जावा, कैस्पियन की बाघ की 3 उपजातियां शामिल है। पिछले 20 वर्ष से 37 जाति विलुप्त हो गई है। आंकड़ों आंकड़ों के सावधानी पूर्वक विश्लेषण दर्शाता है कि जातीय वर्गों टैक्सों की विलोपना यादृच्छिक रैंडम नहीं है, जैसे कि उभयचर समूह अधिक विलुप्त हुई है। इस भयानक कथा के संदर्भ में एक तथ्य ये भी है कि विश्व की 15,500 से भी अधिक जातियां विलुप्त के कागार पर है। इस प्रकार 12% पक्षी, 23% स्तनधारी, 32% उभयचर तथा 31% आवर्तबीजी की जातियां विलुप्त के कगार पर है। अब हम आगे देखेंगे। जीव सम यानी कि
फोसिल अभिलेखा के माध्यम से पृथ्वी पर जीवन की इतिहास के अध्ययन से हमने आज जाना कि जाति की बड़े पैमाने पर जैसी हानि हम आजकल देख रहे हैं, वैसी मानव के आगमन से पहले भी हुई है। लगभग 3 करोड़ 3 बिलियन वर्ष पहले सबसे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति या विविध रूपेण डाइव विजुअल विकसन हुआ है। पृथ्वी पर 5 बार जाति की व्यापक विलोपन की घटना देख चुके हैं। अब जो छठा विलोपन प्रकृति पर है, वह पहली 5 घटनाओं से किसी प्रकार भिन्न होगा। अंतर केवल दर में है। आज जातियों की विलोपन दर मानव के अस्तित्व से पूर्व होने वाला विलोपन की अपेक्षा 1000 से भी 1000 गुना अधिक तीव्र आंकी हुई गई है। इस तीव्र दर के लिए हमारे क्रियाकलाप उत्तरदायी। पारिस्थितिकविदों के चेतावनी की यदि यही दर जारी रही तो 100 वर्ष में ही पृथ्वी की आधी जातियां विलुप्त हो जाएगी। सामान्यतः किसी क्षेत्र की जैव विविधता की हानि होने का पादप उत्पादकता करती है भाई। पर्यावरणीय समस्या जैसे सूखा आदि के प्रति प्रतिरोध रेजिस्टेंस में कमी आती है। कुछ पारितंत्र की क्रियाकलापों जैसे कि पादप उत्पादकता, जल उपयोग, पीड़क और रोग चक्रों की परिवर्तनशीलता बढ़ जाती है। जैव विविधता की क्षति के कारण जाति विलोपन की बढ़ती हुई दर जिसके विश्व समान कर रहा है विश्व सामना कर रहा है। मुख्य रूप से मानव क्रियाकलापों के कारण इसके 4 मुख्य कारण देखने को मिलते हैं। इसका वर्णन करते हैं। ठीक, अवश्य क्षति तथा विकर्डन ये जंतु व पौधों के विलुप्तीकरण का मुख्य कारण है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से होने वाली अवश्य क्षति का सबसे अच्छा उदाहरण एक समय वर्षा वन पृथ्वी की 14% क्षेत्र में फैले हैं, लेकिन अब 6% से अधिक क्षेत्र में नहीं है। इतनी तेजी से नष्ट हो रही है कि जब तक आप इस अध्ययन को पढ़ेंगे हजारों हेक्टेयर वर्षा वन समाप्त हो जाएंगे यानी कि समाप्त हो चुके होंगे। विशाल अमेज़न वर्षा वन जिसे विशाल होने के कारण पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं भाई, इंपॉर्टेंट लाइन है भैया। उसमें संभवतः करोड़ों जातियां स्पीशीज निवास करती है। इस वन को सोयाबीन की खेती तथा जानवरों के चरागाह के लिए काट कर साफ कर दिया गया है। संपूर्ण आवासीय क्षति के अलावा प्रदूषण के कारण भी आवास में खंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन हुआ है, जिससे बहुत सी जातियों के जीवन को खतरा उत्पन्न हुआ है भाई। जब मानव क्रियाकलापों द्वारा बड़े आवासों को छोटे छोटे खंडों में विमुक्त कर दिया जाता है, तब जिन स्तनधारियों और पक्षियों को अधिक आवास चाहिए तथा प्रवासी माइग्रेटरी स्वभाव वाले कुछ प्राणी बुरी तरह प्रभावित होते हैं, जिसमें समष्टि पॉपुलेशन में कमी होती है। अतिदोहन भैया, अतिदोहन आ गया। हम मानव हमेशा भोजन तथा आवास के लिए प्रकृति पर निर्भर रह रहा है भाई, लेकिन जब आवश्यकता लालच में बदल जाती है तब इस प्रकृति संबंध का अधिक दोहन और ओवर एक्सप्लॉइटेशन शुरू हो जाता है। मानव द्वारा अति दोहन से पिछले 5 वर्ष से अधिक सी जातियां स्टील समुद्री गाय और पैसेंजर कबूतर विलुप्त हो गए। इंपॉर्टेंट है। आज बहुत सी सारी समुद्री मछलियां आदि की जनसंख्या शिकार के कारण कम होती जा रही है, जिसके कारण वैश्विक महत्व की जातियां खतरे में है। सब मनुष्य का काम है भैया। विदेशी जातियों का आक्रमण, हम देखो विदेशी जातियां आक्रमण करती है। जब बाहरी जातियां अनजाने में या जानबूझकर किसी उद्देश्य से एक क्षेत्र में लाई जाती है, तब उनमें कुछ आक्रामक होकर स्थानीय जाति में कमी इनकी विलुप्ति का कारण बन जाती है। जैसे हम नील नदी की मछली यानी कि नाइल पर्च को पूरी अफ्रीका के विक्टोरिया झील में डाल गया, तब झील में रहने वाली पारिस्थितिक रूप से बेजोड़ सिचलिड मछलियों को 200 से अधिक जाति विलुप्त हो गई है। आप गाजर यानी कि घास, प्रोटोनियम लेटेना और हाइसिड आइकोनिया जैसी आक्रामक खरपतवार जातियों से पर्यावरण को होने वाली क्षति और हमारी देशों से जातियों के लिए पैदा हुए खतरों से अच्छी तरह से परिचित हो गए। यानी कि मत्स्य पालन के उद्देश्य से अफ्रीकन कैटफिश कैलेरियस गेरी पाइनस मछली को हमारी नदियों में लाया गया, तो लेकिन अब ये मछली हमारी नदियों के मूल कैटफिश हमारी नदियों में मूल असल्कमीन कैटफिश जाति के लिए खतरा पैदा कर रही है। अब बढ़ेंगे हम से विलुप्तता। चैप्टर थोड़ा ही रहा बच्चों। जब एक जाति विलुप्त हो
जब एक जाति विलुप्त होती है तब उस पर आधारित दूसरी जाति व पादप जातियां भी विलुप्त होने लगती है। जब एक परपोषी मत्स्य जाति विलुप्त होती है तब उसके विशिष्ट परजीवी का ये भी भविष्य होता है। उधर विकसित कोई वर्ल्ड कोई वर्ल्ड वर्ल्ड परागणकारी पोलिनेटर सपो सहपोकारिता मैचुलिज्म है, जहाँ एक पादप के विलोपन से दूसरे कीट का विलोपन भी निश्चित रूप से होता है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अब हम आगे देखेंगे जैव विविधता संरक्षण, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन आ गया भैया। हम जैव विविधता को क्या संरक्षित करना चाहिए? हमें जैव विविधता को क्यों संरक्षित करना चाहिए? सोचो। इसके बहुत से स्पष्ट तथा अस्पष्ट कारण ये है कि जो कि समान रूप से महत्वपूर्ण है। इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जैसे संकुचित, संकीर्णता, उपयोगी, व्यापक रूप से स्वार्थ, उपयोगी और नैतिक मुद्दे। जैव विविधता के संरक्षण के लिए संकीर्ण रूप से उपयोग तक स्पष्ट है कि मानव को प्रकृति के प्रत्यक्ष रूप से अनगिनत आर्थिक लाभ जैसे खाद्य, अनाज, दालें, फल आदि, ईंधन, रेशो, इमारती सामान, औद्योगिक उत्पाद जैसे कि टेनिन, स्नेहक, लुब्रिकेंट, रंजक, डाई, रेंजिन इत्र आदि औषधीय उत्पाद विशाल बाजार में बिक रही है। 25% से अधिक औषधीय पादप से बनाई जाती है। 25,000 से अधिक पादप जातियां जातीय जातीय विश्व के लोगों द्वारा पारंपरिक दवाइयां बनाने में उपयोग हो रही है। यह किसी को ज्ञात नहीं है कि कितने और नई औषधीय महत्व को पादप की उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में खोज होना शेष है। जैव संवर्धन में समृद्ध राष्ट्रीय इसका और अधिक लाभ उठा सकते हैं। यदि अधिक से अधिक संसाधनों का जैविक अन्वेषण आर्थिक महत्व के लिए उत्पाद आणविक, आनुवंशिक तथा जातिगत स्तर पर किया जाए तो व्यापक से उपयोग सम्मत तर्क कहता है कि प्रकृति द्वारा प्रदान की गई जैव विविधता की अनेक पारितंत्र सेवा का मुख्य भूमिका ये तीव्र गति से नष्ट हो रही है। अमेज़न वन पृथ्वी के वायुमंडल को लगभग 20% ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रदान करता है। क्या प्रकृति द्वारा प्रदान की गई सेवा का हम आर्थिक मूल्य आंक सकते हैं? अपने किसी पड़ोसी अस्पताल में एक ऑक्सीजन सिलेंडर पर होने वाला खर्चा से आप इसका अनुमान लगा सकते हैं भैया। परागण जिसके बिना पौधा फल तथा बीज नहीं दे सकता, तो पारितंत्र की दूसरी ऐसी सेवा जो परागकणीय जैसे मधुमक्खियां, गुंजा, मक्षिका, पक्षी तथा चमगादड़ द्वारा की जाती है। प्राकृतिक परागण कार्यों को अनुपस्थिति से में परागण को पूरा करने की लागत कितनी होगी? हम प्रकृति से अन्य अप्रत्यक्ष संदेहात्मक लाभ उठाते हैं, वनों में घूमते हैं, समय वसंत ऋतु में पूरी खिले हुए फूलों को निहारते हैं, समय पर प्राप्त बुलबुल के गीतों का आनंद। क्या हम ऐसे चीजों के कोई कीमत लगा सकते हैं? जैव विविधता संरक्षण को नैतिक तर्क का संबंध पृथ्वी ग्रह पर उपस्थित इन लाखों जंतु, पादप व सूक्ष्म जीव जातियों से है जिनके साथ हम रहते हैं। दार्शनिक आध्यात्मिक रूप से हम यह समझने की आवश्यकता है कि जाति का अपना निज मूल्य होता है, भले ही इसका हमारे लिए चालू या आर्थिक मूल्य ना हो। हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम देख रेख करें और इस जैविक धरोहर को आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छी हालत में रखें। क्या बात की है, बहुत ही अच्छी बात है। नाइस। जैव विविधता को हम कैसे संरक्षित करें भैया? कैसे करें संरक्षित? जब हम संपूर्ण पारितंत्र को सुरक्षित करते हैं तब उसकी जैव विविधता के सभी स्तर में संरक्षित हो जाते हैं। एक बाग को सुरक्षित रखने के लिए सारे जंगल को सुरक्षित रखना होता है। स्वस्थानीय इन सिटू संरक्षण कहते हैं जब कभी किसी जीव को विलोपन के कारण से वे जीव जिनके निकट भविष्य में उन विलुप्त होने होने का बहुत अधिक संकट है, बचाने के लिए त्वरित सहायता की आवश्यकता होती है। तब इस स्थिति को हम बाह्य स्थानीय एक्स सिटू संरक्षण कहते हैं। अब वो पढ़ेंगे स्वस्थानीय इन सिटू संरक्षण विकास तथा संरक्षण के बीच टकराव का सामना करते हुए भी बहुत से देश अपनी सारी जैविक संबंधों के संरक्षण को स्वाभाविक और आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं समझते हैं। जितने संरक्षण के साधन उपलब्ध है उनसे सभी विलोपन से बचाने के लिए जितनी जातियां उनको बचाना दूर की बात है। भूमंडलीय स्तर पर इस
समस्या की ओर कुछ श्रेष्ठ संरक्षणविदों ने ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने अधिकतम सुरक्षा के लिए कुछ जैव विविधता और हॉटस्पॉट पहचाने हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र होते हैं जहां पर जातीय समृद्धि बहुत अधिक और उच्च स्थानिक मेंडलिज्म एडेमिज्म होती है। जातीय उन स्थानों पर नहीं होती। सर्वप्रथम 25 जैव विविधता हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। ये तत्वसात इस सूची में 9 हॉटस्पॉट सम्मिलित किए गए हैं। संसार में कुल 34 जैव विविधता के हॉटस्पॉट देखने को मिलते हैं। 13.3 में दर्शाए गए ये हॉटस्पॉट त्वरित आवासीय क्षति के क्षेत्र में भी। इनमें 3 हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट और श्रीलंका, इडो वर्म वर्म और हिमालय जो हमारे देश के असाधारण रूप से उच्च जैव विविधता को दर्शाते हैं। यद्यपि जैव विविधता के सारे हॉटस्पॉट आपस में मिलकर संसार का 2% से भी कम हो, परंतु इन क्षेत्रों में आवासीय जातियों की संख्या अत्यधिक है तथा इन हॉटस्पॉटों की विशेष सुरक्षा द्वारा विलोपन की दर को 30% तक कम किया जा सकता है। भारत में पारिस्थितिकीविद अद्वितीय और जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यानों, अन्य अन्य वन्य जीव अभयारण्यों, जीव मंडल आरक्षित बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है। अब भारत में 14 जीव मंडल सुरक्षित संरक्षित क्षेत्र, 90 राष्ट्रीय उद्यान तथा 448 वन्य जीव अभयारण्य है। भारत में सांस्कृतिक व धार्मिक परंपरा का इतिहास जो प्रकृति की रक्षा करने पर जोर देता है। बहुत सी संस्कृतियों व वनों के लिए अलग भूभाग छोड़े जाते हैं और उनमें सभी पौधे और वन्य जीव की पूजा की जाती है। इस तरह के पवित्र उपवन यहाँ अच्छे मेघालय की खासी और जनजाति पहाड़ी, राजस्थान के अरावली, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट, मध्य प्रदेश के सर्पगुंजा, चंदा और बस्तर क्षेत्र की मेघालय के पवित्र उपवन बहुत सी दुर्लभ और संकटोपन पौधों की जातियां शरण स्थली है। बाह्य स्थान है यानी कि एक्स सिटू संरक्षण क्या होता है ये पढ़ेंगे। इस संरक्षण को संकटोत्पन्न पादप तथा जंतु को उनके प्राकृतिक आवास से अलग एक विशेष स्थान पर उनकी अच्छी देखभाल की जाती है और जीव सावधानी पूर्वक संरक्षित किया जाता है। जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान तथा वन्य जीव सफारी पार्क का ये उद्देश्य है। जैसे बहुत से जंतु 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 जो कि वनों से विलुप्त हो जा रहे हैं, लेकिन जंतु उद्यान में संरक्षित आजकल संकटोत्पन्न जातियों को परिबद्ध घेरे में रखने में बजाय बाह्य स्थानीय संरक्षण दिया जाता है। अब संकटग्रस्त जातियों की युग्मों को गैमेट को जीवित और जनन क्षमता की स्थिति में निम्न ताप परीक्षण यानी कि क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीकों के द्वारा लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। अंडों के पात्र इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि आईवीएफ द्वारा निश्चित किया जाता है और पादप का उत्कीय संवर्धन विधि द्वारा। अब बढ़ेंगे प्रोग्रेशन किया जा सकता है। व्यापारिक महत्व के पौधे के विभिन्न अनुवांशिक प्रभेदों स्टैंड के बीच लंबे समय तक बीज बैंक में रखे जाते हैं। जैव विविधता के लिए कोई राजनीतिक परिसीमा नहीं है, इसलिए इसका संरक्षण सभी राष्ट्रों का सामूहिक उत्तरदायित्व है। वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुई जैव विविधता का ऐतिहासिक पृथ्वी सम्मेलन में सभी राष्ट्रों का आह्वान किया गया था। इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, दोस्तों, जैव विविधता का संरक्षण के लिए उचित उपाय करें, उसमें मिलने वाला लाभों का इस प्रकार उपयोग करें कि वे लाभ दीर्घकाल तथा मिलते रहे। इसी क्रम में 2002 में दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सतत विकास विश्व शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें विश्व के 190 देश शपथ ली कि 2010 तक जैव विविधता की जारी सतह में वैश्विक, प्रादेशिक व स्थानीय स्तर पर महत्व कमी लाएंगे। ये कुछ सारांश है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये एनसीईआरटी लाइन टू लाइन अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट एनसीईआरटी लाइन टू लाइन के साथ। धन्यवाद।